भैया देखो हम कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन 9 में देखा था हमने ओरल ट्रांसफर। अब आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 उन शर्तों की और कंडीशन की बात करता है जो संपत्ति के अंतरण के समय पर ट्रांसफरर के द्वारा लगाई जाती है। अब सेक्शन 10 और 11 इस बात को तय करते हैं कि आखिर वे शर्तें किस तरीके की हो सकती हैं या किस तरीके की नहीं होनी चाहिए। जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 कहता है वेयर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन। यानी कि जब संपत्ति कोई इस शर्त या इस सीमा के साथ एब्सोल्युटली ट्रांसफर की गई है कि वो एब्सोल्युटली ट्रांसफरी जो ट्रांसफरी कौन है, जिस व्यक्ति के फेवर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, रेस्ट्रेन करता है, या एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, कोई व्यक्ति जो ट्रांसफरी के थ्रू क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, उसको रेस्ट्रेन करता है। किस बात से? फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वाइड। इसको आप इस तरीके से समझिएगा भैया कि ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेची और इस शर्त के साथ बेची कि वो इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा। अगर इस शर्त पर कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हर्षित सर, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी इस शर्त के साथ देता हूं, बेचता हूं कि आप इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो सर अगर इस शर्त के साथ कोई कंडीशन, इस कंडीशन के साथ कोई प्रॉपर्टी अगर बेची जा रही है तो यहां पर जो भैया क्या है, तो कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, यानी कि वो शर्त या सीमा वॉइड होगी, वो ट्रांसफर वॉइड नहीं है। उस स्थिति में क्या है, आपको ऐसी इस तरीके की संपत्ति ले लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को आप खरीदना चाह रहे हैं और सामने वाला ये रेस्ट्रिक्शन लगाता, ठीक है भैया बेच तो रहा हूं आपको, लेकिन आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, आप उसे चुपचाप ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो वैलिड है, बस केवल शर्त शून्य है। अब यहां देखते हैं आगे जब चलती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो भैया इसके अपवाद है, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई लीज दी जा रही है तो लीज में ये शर्त लगाई जा सकती है कि भैया आप इसे सब लीज पर नहीं देंगे, except in case of lease where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him। यानी कि लेसर कौन है? जिसने प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है अपने बेनिफिट के लिए। वह उसे पता है कि अगर सब लीज पे देगा तो अन्य स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो लीज के मामले में तो सेक्शन 10 आपका अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, वो संपत्ति ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी जो किसी ऐसी महिला के पास है और वो महिला हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट नहीं है, and she shall not be entitled to transfer such property during her marriage। यानी कि अब इसको देख लीजिएगा भैया, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वुमेन नॉट बीइंग ए हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट, सो दैट she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein। जो भी बताओगे बेटा, क्या कहना चाह रहा है? सर इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है किसी ऐसी फीमेल को उसके एंजॉयमेंट के लिए की गई है अदर देन हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, तो उसके पास जो है वो उसको सेल करने का पावर नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट का राइट है उसके पास। तो यानी कि कौन सी महिला होगी ये? सर जैसे क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है। आखिर बता सकते हैं कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा? सर ऑब्जेक्ट तो नहीं पता। कुछ बताओगे भैया क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा इसके पीछे? सर मुझे आइडिया नहीं है। प्रिया आप बताएंगी क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा? नहीं सर, आप ही बता दीजिए प्लीज।
प्रेरणा आप बताओगे भैया? सर आप बता दीजिए। देखो जहां तक हमें लगता है ये आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है किस समय का एक्ट है भैया? 1882 का है। ये प्रोविजन भी जब भी बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए होंगे। और प्रोविजन जो बनाए गए थे ये किस पर एप्लीकेबल होते थे? भारत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होते थे। अब इंग्लिश पर्सन्स के द्वारा अगर या किसी के भी द्वारा कोई प्रॉपर्टी ऐसी महिला के फेवर में उसको एंजॉयमेंट के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, जो हिंदू नहीं थी, मोमडन नहीं थी या बुद्धिस्ट नहीं थी। अब ड्यूरिंग हर मैरिज यानी कि दौरान शादी जो उसे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, दौरान शादी उस महिला को वहां एंटाइटल नहीं बनाया गया कि जिससे कि वो उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सके। अब ये जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए, मान लीजिए अगर जो क्रिश्चियन लेडी होगी, सीधी सी बात है इंग्लिश पर्सन ही होंगे, तो इंग्लिश लेडी को ये राइट नहीं दिया था कि वो उस प्रॉपर्टी की किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सके, खाली इस चीज को रोकने के लिए जिससे कि वो प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी अंग्रेजों के पास है, ब्रिटिश लोगों के पास है, वो किसी इंडियन पर्सन के पास ट्रांसफर की जाए। क्योंकि अगर कोई एक प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है भैया, मैंने अगर आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दी है तो उसे आप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज इसमें ये भी डाली हुई है कि वो जो प्रॉपर्टी उसे दी गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वुमेन, यानी कि उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, अगर उसके हित के लिए, उसके एंजॉयमेंट के लिए, जहां खाली एंजॉयमेंट नहीं है, उसके उसमें सारे हित सुरक्षित हो जाते हैं उसके, जहां तक हमें समझ में आता। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये वेरीफाई सब्जेक्ट टू करेक्शन होगा ये तो। दूसरी, यहां तक तो क्लियर है भैया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। इसके और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। ये कहता है कि संपत्ति के अंतरण पर कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती जो उस संपत्ति के अंतरण को रोकती हो। यानी कि ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को इस शर्त के साथ ट्रांसफर की कि बी इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को सेल नहीं करेगा, यानी कि उसकी जो पावर थी उसको एलाइनेट करने की, उस एलाइनेशन की पावर को एब्सोल्युटली बार कर रहा था। तो इस तरीके की जो शर्त है वो वॉइड होगी। Where a property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee, जो absolutely transferee को restrain कर रही है, any person claiming under him from, या any person जो transferee के लीगल हायर हो सकते हैं या उस ट्रांसफरी के थ्रू कोई अन्य व्यक्ति क्लेम कर रहा है, अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वर्ड। तो इस तरह की शर्त जो होगी या सीमा होगी वो शून्य होगी। और दूसरा ये कह दिया है भैया, लेकिन अगर आप लीज की बात करोगे तो लीज के मामलों में ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है। आप किसी प्रॉपर्टी को लीज पर देते हैं, आप कह सकते हैं कि भैया आप इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, वो सॉरी अन्य व्यक्ति को सबलीज पर नहीं देंगे। अच्छा, बेचने का तो मतलब ही नहीं उठता, पावर दी एलाइनेशन की पावर होती नहीं है लेसी के पास। और तीसरा ये जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है कि द वुमन who is not a Hindu, Mohammedan or Buddhist and the property has been transferred to her for her benefit and she is not entitled to alienate such property during her marriage or charge the same for her beneficial interest, और उस पर कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं कर सकती है, उसको खाली एंजॉयमेंट ही करेगी वो और कुछ नहीं करेगी। इसके बाद कोई और एक्सेप्शन हो सकता है इसका? सर पब्लिक पॉलिसी। अरे भैया इसको पब्लिक पॉलिसी तो अब बात की चीज है। इसमें सबसे पहला एक्सेप्शन जो होगा, जो पार्शियल रेस्ट्रेंट इज वैलिड। अब पार्शियल रेस्ट्रेंट क्या होता है? पार्शियल रेस्ट्रेंट ये सीधे सीधे से कह देता है वेयर ए कंडीशन रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेंजर, दैट इज
outside the family or the transferor, the condition is merely a partial restraint which is valid and enforceable. अब सपोज कीजिए आप 4 भाई हैं और एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, एक भाई आपका अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, तो उस स्थिति में ये शर्त हो सकती है, वहां पर ये पार्शियल रेस्ट्रेंट क्रिएट किया जा सकता है कि ठीक है भैया, आप अगर जो प्रॉपर्टी आपको बेचनी है आप बाहर नहीं बेचेंगे, आप घर में ही बेचेंगे। क्यों? जो प्रियम्पशन की हम बात करते हैं, प्रियम्पशन किसके पास होगा? प्रियम्पशन होता है हमेशा जो उसका इमीडिएट सक्सेसर हो सकता है, इमीडिएट रिलेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्रियम्पशन का राइट है, आप बाकी 3 भाइयों के पास है कि अगर प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो जो बाकी 3 लोग हैं सबसे पहले उनके पास राइट है कि उस प्रॉपर्टी को वे परचेज कर ले, और अगर वे परचेज नहीं करते तो किसी दूसरे व्यक्ति को बेची जा सकती है। तो अब ये मोहम्मद रजा वर्सेस एबी बीबी का केस है भैया, आप देख लीजिएगा। और एबी बीबी से मतलब है अब्बास बंदी बीबी, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी का केस है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यह कि जब हमने कह दिया कि सेक्शन 10 में कि इस तरीके की कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जिससे किसी व्यक्ति को जो ना एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट किया जाए प्रॉपर्टी के अलाइनेशन के, ठीक है भैया नहीं लगा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके एंजॉयमेंट पे कोई शर्त लगा देंगे। अलाइनेशन पे नहीं लगा सकते तो आप उसके एंजॉयमेंट पे भी नहीं लगा सकते। सेक्शन 11 उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता है। वो क्या कहता है कि जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ठीक है, आप इस शर्त के साथ भी नहीं बेचेंगे कि भैया आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को गोदाम के रूप में यूज करेंगे, दुकान ही रहेंगे, रहेंगे नहीं, या केवल इतने हिस्से में रहेंगे, इतने हिस्से में खेती करेंगे। ऐसी एंजॉयमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हुए भी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। क्या कहता है? वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां संपत्ति के अंतरण पर एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड। देखो एक चीज याद रखिएगा भैया, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप लैंग्वेज किसी एक सेक्शन की पकड़ लीजिए, बाकी सारे सेक्शन में आपको एज इट इज मिलता रहेगा। आप इसको यहीं से देखना शुरू कीजिएगा। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड, जहां संपत्ति के अंतरण पर कोई हित उसमें सृजित किया गया है, क्रिएट किया गया है, एब्सोल्युटली मतलब आत्यंतिक रूप से किसी व्यक्ति के फेवर में, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के फेवर में, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर, लेकिन जो ट्रांसफर की जो शर्तें हैं वो कुछ ऐसी चीजें तय करती है। क्या करती है? डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट, वो जो हित सृजित किया गया है संपत्ति में, शैल बी अप्लाइड यानी कि और एंजॉयड बाय हिम, बाय हिम यानी कि अप्लाइड और एंजॉयड, बाय हिम कौन है? जिस व्यक्ति के फेवर में वो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है इन ए पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर या इसलिए उससे बता दिया भैया कि आप यहाँ रहोगे, यहाँ खाना खाओगे, यहाँ पर सोओगे, इतने हिस्से में आपको उठना बैठना है केवल। तो उससे तब क्या होगा? he shall be entitled to receive this and dispose of such interest। अब वो तो दूसरा वाला व्यक्ति है, वो उस संपत्ति को रिसीव करने के लिए एंटाइटल होगा, ठीक इसी तरीके से जैसे कि देयर वर नो सच डायरेक्शन, वहां कोई ऐसी डायरेक्शन थी ही नहीं थी, यानी कि उस स्थिति में इफ एनी कंडीशन एनी डायरेक्शन हैज बीन मेड ऑन द on transfer of property to enjoy the property in a particular manner or in a particular direction, in such condition the particular direction or particular condition to enjoy the property shall be void, तो वो भी void होगी और ऐसा ही प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा जो इस तरीके की कोई डायरेक्शन लगाई ही नहीं गई थी। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन भी है, जहां आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई स्पेसिफिक पीस है, तो स्पेसिफिक पीस का दूसरे पार्ट के बेनिफिट के लिए तब एक ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। क्या कहता है? वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड, जहां कोई ऐसी डायरेक्शन बनाई गई है, किस रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी एक टुकड़े के संबंध में, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर, खाली जो दूसरा वाला हिस्सा है जिससे कि उसमें ठीक ठाक रहा जा सके, उसका ठीक ठाक प्रयोग किया जा सके, ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो ऐसी कोई शर्त लगाई जा सकती है। कोई मुझे इसका एग्जांपल बता सकता है प्रिया? सर हाँ हेलो। हाँ बताएं आप।
सर जैसे फॉर एग्जांपल एक घर नीचे वाला फ्लोर किराए पे दिया गया है बिल्कुल सही बात है। और ऊपर मकान मालिक रहते हैं, तो जो उसका रास्ता जाता है ऊपर वो नीचे किराएदार वाले पोर्शन में से जाता है, हम्म, तो वो उसको ये देते समय ये कह सकता है कि आप यहाँ पे कोई बीच में वो नहीं लगाएंगे, दीवार कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मतलब बिल्कुल बीच सही में बात। अब इसको इस दूसरी चीज कर दीजिएगा, इसको किराए पर भी मत दीजिए, इसको कह दीजिए कि सेल कर दी है। ये मानो नीचे वाला हिस्सा सेल किया गया है, ऊपर वाले हिस्से पे हम रह रहे हैं। हमारे द्वारा जब नीचे वाला हिस्सा सेल किया जा रहा है तो जो जीने वाला रास्ता है, तो वहां पर ये एक कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि भैया आप इस हिस्से में जीना ही रहने देंगे, इसे बंद नहीं करेंगे, नीचे का जो पोर्शन है। या दूसरी चीज इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज कीजिएगा कि एक प्रॉपर्टी आपने बेची, अब और उसके जस्ट बराबर वाली प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं खुद, तो दूसरे वाले व्यक्ति से ये भी कह सकते हैं कि भैया, अब उसने क्या काम किया, वो भी पूरा खलीफा है, उसने दोनों के बीच में 1 फीट की जगह छोड़ी। सही है। अब 1 फीट की जगह छोड़ने के बाद जो रेन वाटर सिस्टम था, छत का जो पानी था बारिश का, उसका पाइप उधर की तरफ निकाल दिया। अपनी तरफ तो भाई साहब ने क्या कर रखा था, वो टोटल वो सब पीओपी वगैरह और वो सब, जिससे कि जो ना वाटर सीलिंग वगैरह के हिसाब से सारी चीजें सुरक्षित कर रखी थी। तो वहां पर वो कह सकता है कि भैया, ये आप जो पानी का जो रेन वाटर सिस्टम आप डालेंगे वो इधर की तरफ नहीं डालेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने बेच ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इस तरीके यूज करेंगे। आप इसे आप जो है इसे प्रॉपर वे में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप यूज कीजिए। या दूसरी तरफ सड़क की तरफ जहाँ उसकी नगर निगम की जो पाइपलाइन बिछी हुई है, नाले जो वेस्ट वाटर की जो लाइन बिछी हुई है, आप उसमें डालेंगे। तो इस तरीके की शर्त, यानी कि जो किसी दूसरे हिस्से को बेनिफिट, दूसरे हिस्से को ठीक रखती हो, दूसरे हिस्से को यूज करने में उसे आसानी हो, तो इस तरीके की शर्त लगाई जा सकती है। आगे क्या कहता है, और लेकिन एक चीज ये कहती है, इस सेक्शन की जितनी भी बातें हैं, किसी भी व्यक्ति को किस चीज से मना नहीं करेंगे, नथिंग इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of breach thereof। कोई बताएगा क्या कहना चाह रहा है ये? प्रिया। सर ये कह रहा है कि जो ट्रांसफर ऐसी कंडीशन लगा रहा है ना ट्रांसफर पे, तो उसको राइट दिया गया कि वो लगा सकता है, और साथ में अगर ट्रांसफरी ने इसका ब्रीच किया तो वो उसके लिए फिर रेमेडी भी क्लेम कर सकता है। यानी कि इस सब, यानी कि सीधे से कि उस पता लगा कि डायरेक्शन लगा नहीं सकते, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी डायरेक्शन को यूज करनी शुरू कर देगा ट्रांसफरिंग, जो उसके अधिकारों को, खुद के उसके हित को अफेक्ट करती हो। अब देखो भैया, जब यहाँ पे 10 और 11 की हम बात करते हैं, 10 और 11 क्या कहते हैं, 10 और 11 कह देते हैं कि 10 में कहा कि ऐसी कोई कंडीशन है जो उसको एलानेट करने से रोकती हो, 11 ये कहता है जो उसको पर्टिकुलर एंजॉयमेंट से रोकती हो। अब इसके जब एक्सेप्शन और आगे की तरफ हम चलेंगे, ये आप जो आगे पढ़ेंगे 12, 13, 14 और फिर उसके बाद 17, 18, ये भी क्या है, इसके एक्सेप्शन ही होंगे। अब इसको देखो थोड़ा सा 12 में आ जाइए। 12 में ये कह दिया गया कि मैंने एक प्रॉपर्टी हर्षित जी को दी। ठीक है भैया, और हर्षित जी को देने के बाद अगर हर्षित जी क्या हो जाते हैं, हर्षित सर, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। तो ऐसी शर्त भी भैया 12 के अकॉर्डिंग शून्य होगी। Where a property is transferred subject to a condition or limitation making an interest therein reserved or given to or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent, तो ये कह देता है सीधे सीधे से, जैसे हर्षित सर इंसॉल्वेंट हुए और endeavor to transfer or dispose of the same such condition limitation is void, शर्त शून्य होगी, हर्षित सर ले लेना प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भैया, जब प्रॉपर्टी, इसमें एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, जो वेस्टेड इंटरेस्ट आपका 19 में बताया गया है, वो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपको जाती है तो प्रॉपर्टी के साथ आपको वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाता है।
और वेस्टेड इंटरेस्ट की क्रिएट होती है उसके रिगार्डिंग टोटल राइट, जो यानी कि क्या है, अब जब आप उसके मालिक हैं तो मालिक होने के बाद क्या होगी, पता अगर आप मर जाते हैं तो आपके मरने के बाद लीगल हायर के पास जाएगी, सक्सेशन में जाएगी। आप नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से फिर डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, किसी को किराए पर दें, किसी को बेच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अगर इस शर्त के साथ दी जा रही है सेक्शन 12 में कि भैया क्या सामने वाला जो ट्रांसफर है वो भाई साहब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो इनका जो राइट है वो सीज हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर को मिल जाएगी। तो इस तरीके की जो शर्त है वो शून्य होगी, वॉइड होगी। अब यहाँ पे भैया सेक्शन 13 आप देख लीजिएगा, देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18 आसान सेक्शन है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, केवल और केवल थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल है। अब उसमें क्या कहता है सेक्शन 13 को देखो, सेक्शन 13 सीधे सीधे से जो बताएगा, अब इसको जोड़ के पढ़िएगा कहां से, जब आप 11 में पढ़ रहे थे मैंने आपको लैंग्वेज की एक बात बताई थी, पहली लाइन पढ़ लीजिएगा 11 की, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, आ जाइएगा। Where on a transfer of property and interest there is created for the benefit of a person who is not in existence at the date of transfer, subject to a prior interest created by the same transfer। यहाँ पे देखो इसी को समझ लीजिएगा कि जहां संपत्ति के अंतरण पर, और देखो आप जो क्या है इस ये सेक्शन 13 आपका किसका एक्सेप्शन हुआ, सेक्शन 13 आपका एक्सेप्शन होता है सेक्शन 5 का। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 5 से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवाइवोस ट्रांसफर, और जो क्या ना इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस इंटरवाइवोस ट्रांसफर, यानी कि इंटरवाइवोस ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं और क्या इसका कोई अपवाद है या इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। तो जब इंटरवाइवोस ट्रांसफर की बात करेंगे तो वहां सेक्शन 5 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय व्हिच वन लिविंग पर्सन कन्वे द प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ और टू one or more living person or to himself, यानी कि इंटरवाइवोस ट्रांसफर से क्या मतलब हुआ, दो जीवित व्यक्तियों के बीच में है। अब ये दो जीवित व्यक्तियों के बीच का जो एक्सेप्शन है, यानी कि किसके फेवर में, whether a property can be transferred in favor of a unborn person, उस व्यक्ति के फेवर में जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो सेक्शन 13 कहता है यस ए प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13। The section 13 says that where on transfer of property and interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer, यानी कि जहां संपत्ति के अंतरण पर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उस व्यक्ति के फेवर में, ऐसे व्यक्ति के फेवर में जो उस समय संपत्ति के अंतरण के समय पर उस डेट को, डेट ऑफ ट्रांसफर को एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू ए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, उस सेम ट्रांसफर के द्वारा एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड किया है। और क्या कह दिया, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, यानी कि ऐसा जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उस व्यक्ति के फेवर में, कौन सा वाला, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है यानी कि अनबॉर्न है। कह देता है शैल नॉट टेक इफेक्ट, वो प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अनलेस इट इज एक्सटेंड्स टू द वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड क्या कहता है, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर कौन था, जिस व्यक्ति के द्वारा वो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा था अनबॉर्न पर्सन के फेवर में। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा हित प्रभावी नहीं हो सकता अगर वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एब्सोल्युटली ना जाता हो, जैसे ही वो जन्म ले, और अनबॉर्न पर्सन से पहले उसमें एक लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट ना किया गया हो। कोई बताएगा भैया इसको कहीं समझने में किसी के साथ कोई दिक्कत हो तो? कुछ समझ में आ गया भैया? ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार फिर बता दीजिए। लास्ट वाला, होल रिमेनिंग, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट से मतलब होता है कि अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी को किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर कर रहे हो जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि मध्यवर्ती बनाते हैं, इंटरमीडियरी जिसे आप कहेंगे। इंटरमीडियरी का क्या काम है, सीए कह लीजिएगा, ठीक है तरुण भैया
मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और प्रभावित हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा वाला जो फ्लैट है जो मेरे नाम है, मैं इसे आपके होने वाले बच्चे को ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तुमने ट्रांसफर लिख दिया, लेकिन अब डायरेक्ट ट्रांसफर तो हो नहीं सकता उसको, जैसे सीधा सीधा सा क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक इंटरमीडियरी करेंगे, ठीक है। इंटरमीडियरी यानी कि मध्यवर्ती हित क्रिएट किया जाएगा इसमें, सब्जेक्ट टू ए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। वो उसने ये कहा कि ठीक है उनको उसको देता हूं मैं, और उससे पहले क्या है जो लाइफ इंटरेस्ट है वो मेरा क्रिएट कर दिया कि, और जब तक वो संभलेगा प्रॉपर्टी के जो केयर टेकर हैं वो आप रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसने ये कह दिया साथ, अनलेस इट इज होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफरर इन प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर इन प्रॉपर्टी ये कहता है कि भैया जो आपके इंटरेस्ट थे, जो आपके हित थे, जो आपके राइट थे इस प्रॉपर्टी में, वो सारे के सारे राइट किसको जाने चाहिए, उस अनबॉर्न पर्सन को जाने चाहिए। अगर अनबॉर्न पर्सन को टोटल इंटरेस्ट नहीं जा रहा है तो सेक्शन 13 के जो मैकेनिज्म है वो पूरा नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या होता, ये ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। इसको देखो इस तरीके से देखिएगा, एग्जांपल, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर, एक संपत्ति को ट्रांसफर करता है जिसका वो ओनर है, टू बी इंटरेस्ट फॉर ए, बी के ट्रस्टी बना करके, एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसिवली, और फिर उसके बाद उसकी वाइफ को, जो बी की वाइफ है, फॉर देयर लाइफ, उनके जीवन पर्यंत, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, सर्वाइवर कौन है, ये ए के बाद, सॉरी बी के बाद इसकी वाइफ, फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ इंटेंडेड मैरिज, फिर बी और उसकी वाइफ की शादी के साथ जो बच्चा पैदा होगा उसका जो एल्डेस्ट सन है उसके पास, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एज सेकंड सन, आफ्टर हिज डेथ, और जब बड़ा बेटा मर जाएगा फिर उसके बाद एक ही सेकंड सन को जाएगी। द इंटरेस्ट इज सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इफेक्ट। वो कहता नहीं, वो प्रभावी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां तो हम कह के चले अनलेस इट इज होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन प्रॉपर्टी, क्योंकि ए को यहाँ पर सब, ए के जो एल्डेस्ट सन है, जो बड़ा बेटा है, उसको यहाँ पर ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर कौन था, ए, उसके सारे के सारे हित तो जाने चाहिए थे टोटल, और अगर सारे इंटरेस्ट वो क्रिएट नहीं दे रहा, सारे इंटरेस्ट उसको ना ट्रांसफर नहीं कर रहा था, तो दैट्स व्हाई ये जो यानी कि एल्डेस्ट सन के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा था वो, बिकॉज इट डज नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ एज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो कुछ क्लियर है? जी सर। भैया किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलूंगा। प्रिया, सर यहाँ पे वो जो एल्डेस्ट सन के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी थी ट्रांसफर तो इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो ये आगे उसके सेकंड सन को भी नहीं जा सकती ना। सेकंड जब पहले, अभी तो इसको आगे चलेंगे, सेकंड सन को कहाँ से जाएगी, क्योंकि इसको हम ले जाके पढ़ेंगे 16 के साथ इसी एग्जाम को, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है सर। ठीक है, अब इसके बाद भैया सेक्शन 14 देख लेते हैं। सेक्शन 14 क्या है अब भैया, रूल अगेंस्ट परपीचुटी। परपीचुटी कहता है अनएंडिंग प्रोसेस, यानी कि पता लगा एक बॉल आपने एक धुरी पे घुमाई और वो बेचारी घूमे जा रही है, जैसे पृथ्वी में जो धुरी है उस पर अनएंडिंग प्रोसेस से लगातार घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, कोई उसका अंत होने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड परपीचुटी, दिस इज मींस अनएंडिंग प्रोसेस। अब ये परपीचुटी क्या कहता है कि आप अपनी संपत्ति को अगर ये चाहें कि मेरे बाद मेरे बेटे पर, उसके बाद उसके बेटे को, उसके बाद उसके बच्चों के पास, उसके बाद उसके बच्चों के पास, इसी तरीके से प्रॉपर्टी यहीं की यहीं रुकी रहे, यानी कि प्रॉपर्टी को अगर टाइड अप करना चाहते हो तो ऐसी कोई शर्त है वो नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये इस समय जो सोशल पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी और जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस सबको, उस अर्थव्यवस्था को पूरा ध्वस्त कर देगा। क्योंकि देखो एक चीज ये मान के चलो, टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी है वे सब क्या है, गवर्नमेंट में वेस्टेड है, और गवर्नमेंट ऐसा कोई भी नियम नहीं चाहती है जिससे भी किसी भी संपत्ति को टाइड अप कर दिया जाए, कि एक जगह स्थिर कर दिया जाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी क्या है,
प्रॉपर्टी में जैसे भैया पृथ्वी घूमती है ना अपनी धुरी पर, घूमे जा रही है घूमे जा रही है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी फॉर द बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए, प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए वो रोटेट होती रहनी चाहिए समय समय पर। समय समय इन द सेंस क्या है कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरे बाद वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए, ठीक है, मेरे सक्सेसर के पास जाएगी। तो सक्सेसर के पास क्या है, जो इंटरेस्ट मेरे पास था वो इंटरेस्ट उसके पास भी पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास केवल लाइफ टाइम इंटरेस्ट हो, उसे बेच ही ना सकता हो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी कोई शर्त सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग उसमें नहीं लगा सकता, और मान लीजिए लगाता हूं तो वो उस इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं उसको ध्वस्त कर देता है। अब क्या कह रहा है कि देखो सेक्शन 13 और 14 के लिए आपको जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके सेक्शन 113 और 114 वो दोनों भी साथ पढ़ लीजिएगा भैया। सेक्शन 14 क्या कहता है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। या तो चलो भैया ठीक है कि संपत्ति के इंतरण पर कोई भी ऐसा हित प्रभावी नहीं होगा जिसको कब आना हो, विच इज टू टेक इफेक्ट, यानी कि जिसको प्रभावी होना है कब, आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन, जिसको एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों के जीवन काल के बाद प्रभावी होना हो। या क्या कहता है कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद मेरे बच्चों पर, मेरे बाद मैं मरा फिर उनके पास उनको जाएगी। अब जब वे मर जाएंगे तो उनके आगे जो बच्चे होंगे उनको जाएगी, तो ऐसा कोई हित प्रभावी नहीं कर सकता। देखो सक्सेशन में अगर जा रही है इट डजेंट मैटर, लेकिन ऐसी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता अपने आप। जो रोटेशन है देखो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर के लिए मैंने क्या कहा था, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाई एक्ट ऑफ पार्टीज। बाई एक्ट ऑफ पार्टीज यानी कि मैं खुद कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, सक्सेशन में जा रही है जाए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि मेरे बाद मेरे बच्चे को, इस बेटे को जाएगी, इसके बाद इस व्यक्ति को जाएगी, इसके बाद इस व्यक्ति को जाएगी। तो ये लाइन ये क्लियर कर रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कहां पर, सेक्शन 13 की जो मैकेनिज्म की बात की थी कि अनबॉर्न पर्सन के फेवर में जब कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, तो वहां पर क्या है, वो जो अनबॉर्न पर्सन है उस व्यक्ति के जीवन काल में ही, किस व्यक्ति के जीवन काल में, जिसको मध्यवर्ती बनाया गया था, उसको लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था जिस व्यक्ति का, उसके जीवित रहते हुए ही जन्म ले ले, अन्यथा। अब देखो क्या हुआ कि जो कुछ ने वो प्रॉपर्टी जो मेरे बच्चे को, मेरे होने वाले बच्चे को ट्रांसफर की थी, तो ये भी जरूरी है उसमें कि वो मेरे जीते जी वो बच्चा जन्म ले ले, और अगर मैं मर जाता हूं उसके जन्म लेने से पहले द प्रॉपर्टी शैल बी रिवर्ट टू द कुश, और अगर कुछ नहीं है तो उसके लीगल हायर जो होंगे उनको प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिवर्सनरी इंटरेस्ट, जो रिवर्जन में वापस घूम के आएगी। अब यही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भैया विच इज टू टेक आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन, यानी कि जब मैं मरूंगा मेरे बाद मिलेगी, दूसरा मरेगा दूसरे के बाद मिलेगी, ऐसा जो हित है वो प्रभावी नहीं है होगा। अब ये क्या कह रहा है, विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, यानी कि जिस समय वो ट्रांसफर किया जा रहा था उस समय पर जो व्यक्ति जीवित थे, ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद जो उसका होने वाला बच्चा है उसको जाएगी, तो ऐसा हित प्रभावी नहीं होगा। एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन, माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन यानी कि माइनॉरिटी के बाद उसको प्रभावी होना हो, हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। अब यानी कि क्या वो उस समय पे क्या उस पीरियड के खत्म होने से पहले वो एग्जिस्टेंस में थे, एंड टू हुम इफ ही अटेन्स फुल एज द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज सो इज टू बिलोंग। अब भैया मुझे कोई बताएगा कि किसकी समझ में ठीक से आया और किसकी में समझ में नहीं आया है। मैं तो मेरे हिसाब से तो किसी की तो में भी ये नहीं आया लास्ट होगा। वाला नहीं आ रहा समझ, शाबाश, कोई बात नहीं। माइनॉरिटी ऑफ सम रुक जा पर्सन। बेटा, रुक जा बेटा, आएगा आएगा सब आएगा। चलो एक तो जो भी की समझ में नहीं आया, बाकी किस किस की भी नहीं आया, सर मुझे भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं सर बेटा, आएगा, रुक जाओ बेटा। चलो, और मेरे को भी नहीं आया सर समझ में। श्रेयांश को तो खैर वैसे भी ना था, और मुझे भी नहीं आया सर। कुछ को भी नहीं आया, और किसको नहीं आया,
सर मुझे जो थोड़ा थोड़ा है वो मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ, फिर नहीं, उसके मैं बाद पहले ये पूछ रहा हूँ कि आया नहीं आया। बिल्कुल पूरा तो नहीं आया सर, चलो रुक जाओ, डाउट है कुछ। कोई बात नहीं। बाकी हमारे हर्षित सर, हर्षित सर, अरे कहाँ गए भैया? हाँ जी, नहीं आया सर। अच्छा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रह रहे हैं हमारे, अब बताओ इसे महाराज को हर्षित मेहता को यह 12। प्रिया, अब देखो बताओ क्या कहना चाह रहे थे अब आप? सर इसमें जैसे ए बी को ट्रांसफर कर रहा है हम्म। और बी सी डी तो मतलब मेजर है और लिविंग है, हम्म। और उसके बाद जो डी है हम्म। वो है अभी जो अनबोर्न है। हम्म। लेकिन जो सी है, ए बी सी, ए ट्रांसफर कर रहा है बी सी डी को, हम्म। और जो बच्चा है वो अनबोर्न वो ई है। तो मतलब जब डी मरेगा इनके, बी सी डी के पास तो लाइफ इंटरेस्ट तो जब डी मरेगा तो ई को आ जा मतलब एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो उसको प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट तब होगा जब वो मेजर हो जाएगा। हम्म। मुझे तो सर इतना ही है। अब देखो इसके जब एसेंशियल एलिमेंट की हम बात करेंगे 14 के, तो ये 14 में देख लीजिएगा, एक तो क्या है, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर जो है सेक्शन 13 के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेक्शन 13 का मैकेनिज्म क्या कहता है? ट्रांसफर मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन हु मस्ट बी गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, यानी कि 14 को समझने के लिए 13 समझ में आना पूरा चाहिए। 13 में कहा था कि किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में हम कोई हित सृजित कर सकते हैं, उसका एक मध्यवर्ती हित बनाते हुए, और साथ साथ ही ये है कि जो वो अनबॉर्न पर्सन है, अनबॉर्न पर्सन का जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, और यानी कि चाइल्ड इन वूम की भी अगर हम बात करते हैं तो जो चाइल्ड इन वूम क्या है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसके फेवर में हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, 13 का मैकेनिज्म पूरा होना चाहिए 14 में, कि यानी कि अनबॉर्न पर्सन के फेवर में कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जाना चाहिए, और मस्ट बी गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, और वहां पर उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। आगे कहता है द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन सा है? जो लास्ट बेनिफिशियरी जिसको टोटली एब्सोल्यूट जानी है, मस्ट बी प्रिसीडेड बाय ए लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन, यानी कि उसके तुरंत बाद जो लाइफ इंटरेस्ट और लिमिटेड इंटरेस्ट जिन व्यक्तियों को बनाया गया था, उसके तुरंत बाद उसके पास उसे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। द अल्टीमेट बेस्ट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट प्रिसीडिंग लिविंग पर्सन। लास्ट प्रिसीडिंग लिविंग पर्सन कौन था? ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बी के बाद सी के बाद डी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, और डी के बाद ई जो अनबॉर्न है, तो डी के मरने से पहले ई जन्म ले ले, ये कह रहा है। ये तो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी मे बी पोस्टपोन। सीधी सी बात जो प्रिया ने बताया कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो यानी कि जो माइनर की हम बात कर रहे थे, उसको पोस्टपोन किया जा सकता ओनली अप टू द लाइफ और लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति का जो हित है, ए ने जो क्या है, बी सी डी, उनकी लाइफ तक पोस्टपोन किया जा सकता है। एंड माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, माइनॉरिटी को किसकी है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी? जो अनबॉर्न है, बी सी डी के जीवन काल तक, और उनके बाद जो जो अनबॉर्न पर्सन है, वो एक तो डी के जीवन जीते ही जी जन्म ले ले, और फिर जैसे ही उसने जन्म लिया, जैसे ही वो जन्म लेता उसका इंटरेस्ट क्या क्रिएट हो गया उसमें, और उस पर केवल 18 वर्ष तक, 18 ईयर्स तक वो रोका जा सकता है, यानी कि जो इसका जो इंटरेस्ट है वो कंडीशनल कंटिजेंट हो सकता है, कंडीशनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष पूरा कर रहा हो, उसकी माइनॉरिटी को कंप्लीट कर रहा हो, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वेस्टेड हो जाएगा। अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट, लेकिन उससे ज्यादा की जो शर्त है, उस पे कंडीशन है, वो नहीं लगाई जा सकती, यानी कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी डज नॉट रिक्वायर दैट वेस्टिंग
shall take place at the birth of the ultimate beneficiary. What does it require is that the vesting cannot be delayed in case beyond his minority, यानी कि उसकी जो माइनॉरिटी है उससे ज्यादा उसको डिले नहीं किया जा सकता, केवल माइनॉरिटी तक डिले किया जा सकता है। और इसके आगे कह रहा था भैया देखो एक चीज और है, अब जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो भैया माइनॉरिटी की एज कितनी होगी, कितने साल तक डिले किया जा सकता है इसको, कोई बताएगा मुझे? सर मेजॉरिटी एक्ट देखते हैं तो 18 साल है। शाबाश। और अगर कोर्ट के द्वारा कोई गार्जियन अपॉइंट है तब 21। 21। अच्छा, तो भैया कितने साल तक के लिए डिले कर सकते हैं हमसे? मेजोरिटी तक डिले कर सकते हैं। अरे साल पूछे हमने, मेजोरिटी नहीं पूछी। सर कितने हो वो सकते हैं? मैक्सिमम लिया जाएगा शायद 21 ही। 21 ईयर, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, आप सेक्शन 14 में जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक चीज ये क्लियर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिस समय वो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, इट इज नॉट सर्टेन दैट वेदर ए गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड और नो। तो उस समय ये तो क्लियर है नहीं कि गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से जब ये क्लियर है ही नहीं तो वहां माइनॉरिटी केवल 18 वर्ष तक की दी हुई है। और इसके लिए आप केस जो नोट करेंगे, सुंदर राजन वर्सेस नटराजन का केस है, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1925 प्रिवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था, और पेज नंबर है 244। और when the ultimate beneficiary dies before attaining majority, तो यानी कि जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि अनबॉर्न पर्सन के जन्म लेने से पहले जो मध्यवर्ती है वो नमस्ते कर गए, तो फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टी रिवर्ट होगी। इसी तरीके से जैसे ही जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था, जो अनबॉर्न था जिसको जा रही है, डाइज बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, अब वो अपने 18 वर्ष पूरे करने से पहले नमस्ते कर गए, द इंटरेस्ट विल नॉट वेस्ट इन हिम, तो इसका मतलब क्या है, उसका इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं होगा और इट विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर और हिज लीगल हायर। तो उसके जो ट्रांसफरर के लीगल हायर होंगे या ट्रांसफरर खुद को, उन्हें रिवर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं तो जो वेस्टिंग है, जो माइनॉरिटी की हम बात कर रहे थे, उसको 21 ईयर तक पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इंडियन लॉ की बात करो, यहाँ केवल उम्र दी हुई है, उसकी माइनॉरिटी की जो एज है वो 18 वर्ष है। अब इसके भैया एक्सेप्शन में जब आप देखोगे, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, जो आप 18 में देख सकते हैं, और इसका एक एक्सेप्शन भैया 17 भी होगा, accumulation of income है, whatever you cannot do directly, you cannot be allowed to do indirectly, चलो उस पे चलेंगे अभी। और पर्सनल एग्रीमेंट जिन्हें कह देते हैं, कोविनेंट रनिंग विद लैंड, कोविनेंट रनिंग विद लैंड क्या होंगे, अटैच टू लैंड, जो accumulation ऑफ इनकम की आप बात करोगे, चार्ज है, मोर्गेज है। अब देखो हम सेक्शन 15 और 16, ये बताओ भैया इसके आगे चलूं या बाकी कल देखें? सर करा दीजिए 16 तक, 15 और 16 भी। नहीं, वो तो सारे हो जाने चाहिए, फिर देख लीजिएगा। चलो खैर कोई नहीं, निपटा देता हूँ इसको। देखो 15 और 16 की ये कहता है कि भैया जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, ये कह रहा है कि क्लास ऑफ अनबॉर्न पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो 13 और 14 के मैकेनिज्म पे आप चलिएगा कि ए ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी के होने वाले बेटा और बेटी के लिए, इस चीज को समझिएगा, बेटे और बेटी के लिए, ठीक है जी। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी के होने वाले बेटे और बेटी, क्लास ऑफ पर्संस, केवल बेटा हुआ बेटी हुई नहीं, तब क्या होगा भैया? क्यों कुछ सर पता नहीं सर। प्रॉपर्टी का तो ट्रांसफर का क्या होगा? सर इंटरेस्ट फेल हो गया ना वो, फिर इन रिगार्ड टू दोज पर्संस, हाँ, कौन से वाले? ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। अभी पढ़ के नहीं बताना है, समझा के बताना है। मतलब सर जिसके लिए की थी कि अगर इन पर्सन के बेटा होगा
तो नहीं, हम उनको तो कह रहे हैं वो अगर वगर कुछ नहीं है, बेटा और बेटी दोनों के लिए की थी, बेटा हुआ बेटी नहीं हुई तब। तो सर जो बॉर्न हो गया उसको उसके फेवर में ट्रांसफर हो जाएगी। सारी? हाँ, अरे नहीं मतलब भैया, जो उसके हम्म अरे भैया जब दो लोगों को ट्रांसफर किए तो आधी आधी की है, तो इसका मतलब क्या, बेटा हुआ बेटे को उसकी आधी मिल जाएगी, बेटी नहीं हुई है तो बाकी रिवर्ट हो जाएगी। ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ पर हु कम अंडर सेक्शन 13 and 14, ठीक है भैया। If on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rule contained in section 13 and 14, 13 या 14 की किसी वजह से किसी एक के लिए अगर वो फेल हो रहा है तो सबके लिए फेल नहीं हो रहा है। सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड टू दोज पर्संस ओनली, केवल बेटी अगर नहीं हुई तो ठीक है, उसका जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था यानी कि आधा, वो फेल हुआ है ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। मतलब होल क्लास का बेटा बेटी दोनों का इंटरेस्ट फेल नहीं हो रहा है, बेटे को उसकी आधी मिल जाएगी, लेकिन जो बेटी वाला है वो रिवर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो 16 पे पढ़ लो। अब जो है, अगर कोई इंटरेस्ट डिपेंड करता है किसी शर्त पर जो 13 और 14 में दी हुई है और वो शर्त पूरी नहीं होती है 13 और 14 की, तो फिर क्या होगा? तो भैया ये दूसरा वाला भी फेल हो जाएगा। वेयर बाई रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 13 and 14 एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन और क्लास ऑफ persons fails in regard to such person or whole of such person, whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fail। अब ये जो देखो प्रिया ने करी थी ना कि वो जो A transfer of property of which he is the owner of B interest for A and his intended wife successively for their lives and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage of life and after his death for A's second son, यानी कि एल्डेस्ट के मरने के बाद ए सेकंड सन। अब एल्डेस्ट के फेवर में जब फेल होएगा तो सेकंड को कहाँ जाएगी? तो फिर ये क्या कहता है 16 में, सारा फेल हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में प्रिया? सर ये तो आ गई मुझे, हाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ उसमें। हाँ सर ये सेक्शन 15 और 16 में डिफरेंस के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं क्या कि जैसे जो प्रॉपर्टी वो वहाँ बेटे बेटी को जा रही थी वो उन दोनों को एक साथ जा रही थी। देखो यहाँ पे केवल जो ना डिपेंडेंसी तय हुई है, वहां पे जो ना क्लास ऑफ पर्संस को जा रही है, तो उस स्थिति में अगर क्लास ऑफ पर्संस की जा रही है तो उस स्थिति में अगर एक के फेवर में फेल होता है 13 और 14 की वजह से तो सारा फेल नहीं होगा। 16 में ये कह रहा है कि अगर एक ही जो फेल हो रहा है उस पर दूसरा ही तो डिपेंड करता है, तो पहले वाले की फेल होती दूसरा वाला भी अपना आप खत्म हो गया। अब वहां बड़े बेटे को अगर जो फेल हो रहा है तो बड़े बेटे के बाद दूसरे के पास जा रहा है तो दूसरे के पास गए नहीं, वो तो रास्ते में गिर गई। यही तो कह रहा है, यहाँ डिपेंडेंसी आप याद रखिए केवल। हाँ जी सर। ठीक है भैया, किसी और को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर